नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मुन्ना स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि हम देखेंगे आज गद्यांशों पर आधारित प्रश्न। क्योंकि फर्स्ट अध्याय हमारा फर्स्ट है बात बात जिसके लेखक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र। ये वीडियो बहुत ही मोस्ट है, क्योंकि यहाँ ट्रिपल एस फॉर एग्जाम मतलब सुपर संभावना फॉर एग्जाम के लिए है। क्लास 9th का है। मोस्ट जिसमें हम देखेंगे मोस्ट 5 गद्यांश। हम इसमें मोस्ट 5 गद्यांश देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिए। तो बिना टाइम इन्वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे इसमें गद्यांश। फर्स्ट गद्यांश देखेंगे। यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती वात की व्याख्या करते, तथा भूगोल वेत्ता तो किसी देश के जल बात का वर्णन करते। किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती है। ये हमारा गद्यांश है, जिसमें कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। सबसे पहले इसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जो उपर्युक्त मतलब जो इसके ऊपर जो है इसको अंडरलाइन गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये किस चैप्टर से लिया गया है इसके संदर्भ। तो लिखते हैं। सबसे पहले उत्तर डाल देंगे। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित बात शीर्षक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित इस बात चैप्टर से लिया गया है। फर्स्ट चैप्टर में बात शीर्षक निबंध से लिया गया है।
इसके लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश मतलब जो ये गद्यांश है हमारा, जो अंडरलाइन किया गया है, जो रेखांकित जो रेखा खींची गई है, इसका हमका व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हमने थोड़ा बड़ा है इसलिए टाइम लगेगा, तो हमने ऑलरेडी लिख चुका हूं। तो देखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी हास्य व्यंग्य प्रधान शैली के में बातचीत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि अगर हम आयुर्वेद के चिकित्सक होते तो निश्चित ही शरीर के त्रिदोषों वात पित्त व कफ में से वात के विषय में बात करते। अगर भूगोल के जानकार होते तो किसी भी देश की जलवायु के विषय में बात करते। हमें उस प्रकार की बात नहीं करनी है जिस प्रकार चिकित्सक कफ पित्त और वायु विकार से संबंधित बातचीत करके रोग का निदान करते हैं। चिकित्सक तथा भूगोल के जानकार तो देश की जलवायु का वर्णन करते हैं, परंतु हमें न कफ पित्त व वायु विकार से संबंधित रोगों की बात करनी है, न ही देश की जलवायु की बात करनी है। ये हमारा है व्याख्या। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि लेखक वैद्य होता तो किस बात की व्याख्या करता। राइट, यदि लेखक वैद्य होता तो किस बात की व्याख्या करता। तो देखते हैं हम इसका आंसर क्या होता है। यदि लेखक वैद्य होता तो वह आयुर्वेद में वर्णित त्रिदोष वात पित्त और कफ के प्रथम तत्व वात अर्थात वायु की व्याख्या करता। यदि लेखक वैद्य होता तो वह आयुर्वेद में वर्णित त्रिदोष वात पित्त और कफ के प्रथम तत्व वात अर्थात वायु की व्याख्या करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, यदि लेखक भूगोलवेत्ता होता तो किस बात का वर्णन करता। इसका मैंने ऑलरेडी लिख चुका है। तो यदि लेखक भूगोलवेत्ता होता तो किसी देश की जलवायु का वर्णन करता तथा हमें इस बात का ज्ञान कराता कि देश की जलवायु कैसी है और वह हमें कैसे प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 5 नंबर, बात के माध्यम से हम किन भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। तो इसका आंसर होगा, आंसर बात के माध्यम से हम एक दूसरे के मन के भाव को जान लेते हैं तथा अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। बात ही भावों के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम है। मैंने इसको ऑलरेडी इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लिखने पर। तो हम नेक्स्ट गद्यांश देखते हैं। गद्यांश नंबर दूसरा, तो मेरा नेक्स्ट गद्यांश क्या है, यदि कोई न माने तो लाखों बातों बना के मनाने पर कटिबद्ध रहते हैं। यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती लोग निरवयव नाम से मुंह पिचकावेंगे। अपाड़ी पदों जवानों ग्रहिता पर हठ करने वाले को नहीं मान सकते। हमारे प्यारा तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। निराकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्राम शिला है जो उसकी श्यामता को घोटन करती है, अथवा योगाभ्यास का आरंभ करने वाले को आंखें मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है वह निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग होता है। सिद्धांत यह कि रंग रूप रहित को शब्द रंग रज्जित एवं अनेक रूप सहित ठहरावेंगे, किंतु कानों अथवा प्राणों व दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाली उसकी मधुर मनोहर बातों के मजे से अपने को वंचित न रहने देंगे। राइट, ये हमारा गद्यांश है। इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछता है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश, जो ऊपर का गद्यांश है इसका संदर्भ लिखिए। तो लिखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित बात शीर्षक निबंध से लिया गया है तथा
इसके लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो गद्यांश में रेखांकित जो अंडरलाइन की गई थी उसकी व्याख्या हमें करनी है, तो करते हैं। मैं इसका ऑलरेडी लिख चुका हूं। तो प्रेम सिद्धांती लोग ईश्वर के निराकार रूप को स्वीकार नहीं करते। वे ईश्वर को बिना हाथ पैर वाला अर्थात लूला लंगड़ा होकर भी गमन करने वाला एवं ग्रहण करने योग्य नहीं मानते। वे मानते हैं वे निराकार स्वरूप को मानने वालों से कहते हैं कि हमारे प्यारे ईश्वर तो करोड़ों कामदेवों की तुलना में अधिक सुंदर हैं तथा उनका विशिष्ट श्याम रंग सबका मन मोह लेता है तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रेम सिद्धांती लोग ईश्वर का रूप कैसा मानते हैं। प्रेम सिद्धांती लोग ईश्वर का रूप कैसा मानते हैं, इसका आंसर देखते हैं। प्रेम सिद्धांती लोग रंग रूप रहित ईश्वर को भी विभिन्न रंगों से सजा हुआ करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर रूप सहित मानते हैं तथा उनकी वाणी को कानों में अमृत रस घोलने वाली मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। प्रस्तुत गद्यांश में श्री शालिग्राम शिला के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, इसको मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। निराकार शब्द का अर्थ है शालिग्राम शिला अर्थात वर्ण की जल द्वारा घिसी पत्थर की चिकनी बटिया जिसकी विष्णु के रूप में पूजा की जाती है।
शालिग्राम शिला के माध्यम से लेखक ईश्वर के सांवले रंग का परिचय देना चाहते हैं। तो अगला गद्यांश देखते हैं। हमारा नेक्स्ट गद्यांश है गद्यांश नंबर 3, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गद्यांश बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम के लिए। तो देखते हैं। जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा है तो हमारी कौन बात रह रही। हम लोगों के तो गात माही बात करामत है। नाना शास्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव है। जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन बुद्धि चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली, अथच लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित रूप पाइएगा। बड़ी बात छोटी बात सीधी बात टेढ़ी बात मीठी बात कड़वी बात भली बात बुरी बात सुहाती बात लगती बात इत्यादि सब बात ही तो है। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है उपरोक्त गद्यांश के संदर्भ लिखिए। तो ऑलरेडी मैंने दो गद्यांश बता दिया है, तो वहां उसमें से अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें सबसे आते हैं रेखांकित। पहला क्वेश्चन हमारा है रेखांकित अंश की संदर्भ सहित व्याख्या। मतलब इसके जो रेखांकित अंश है इसका संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो हम देखते हैं इसका संदर्भ सहित व्याख्या। तो मैंने प्रस्तुत पंक्तियों में मिश्र जी कहते हैं कि जब इस सृष्टि को चलाने वाले ईश्वर स्वयं भी बात के प्रभाव के या से मुक्त नहीं हो सके, उन्हें भी बहुत बार अपनी बात की आन रखने के लिए भक्तों की रक्षा करनी पड़ी है। तो उसी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना होने के कारण मनुष्य में इतनी शक्ति कहाँ कि वह बात जो मेन टॉपिक रहता है मेरा उसे थोड़ा ब्लैक से लिख देने पर और ही आकर्षक लगता है, बात के प्रभाव से मुक्त रह सके, क्योंकि मनुष्य की शारीरिक रचना में बात तत्व प्राणवायु की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मिश्र जी कहते हैं कि हमारे देश में अनेक शास्त्रों पुराणों काव्यों इतिहास दर्शन कोश आदि ग्रंथों की रचना की गई है। इन सभी ग्रंथों में किसी न किसी बात पर चर्चा की गई है। इन ग्रंथों में लिखी गई बातें मन मस्तिष्क पर अनोखा प्रभाव छोड़ती हैं तथा इसके अध्ययन से मन शुद्ध होता है। चित्त ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वह लोक परलोक का चिंतन करने लगता है, अर्थात बात के माध्यम से लोक परलोक में भी सब बात बनने लगती है। ये हमारा रहा व्याख्या। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गात माही बात करामात है का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है मैंने ऑलरेडी बना दिया है, क्योंकि वीडियो आंसर लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ऐसे ही थोड़ा वीडियो बड़ा
बड़ी होने वाली है, तो इसका आंसर लिखते हैं गात माही बात करामात है का अर्थ है शरीर में बात की ही करामात है, अर्थात मनुष्य का शरीर वायु मतलब श्वास के कारण ही प्राणवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बातों का अस्तित्व कहाँ तक व्याप्त है। बातों का अस्तित्व कहाँ तक व्याप्त है, तो इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर लिखते हैं बातों का अस्तित्व, बातों का अस्तित्व ईश्वर से बातों का अस्तित्व ईश्वर से लेकर शास्त्र पुराण इतिहास काव्य इत्यादि तक व्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मन बुद्धि और चित्त को अपूर्व दिशा में कौन ले जाता है। मन बुद्धि और चित्त को अपूर्व दिशा में कौन ले जाता है, तो देखते हैं वेदों में जीवन मरण मोह मोक्ष कर्म इत्यादि के विषय में कही गई बातें ही मन बुद्धि और चित्त को अपूर्व दिशा में ले जाती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां देखते हैं। मैंने 5वां ऑलरेडी लिख चुका है। 5 नंबर लेखक के अनुसार इस गद्यांश में बात के कितने रूप बताए गए हैं। आंसर लेखक के अनुसार इस गद्यांश में बात के अनेक रूप बताए गए हैं, जो इस प्रकार है। बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, टेढ़ी बात, खोटी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात इत्यादि। ये सब हमारे बात हैं। तो अगला नेक्स्ट गद्यांश देखते हैं। गद्यांश नंबर 4। बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसो वैसो का साध्य नहीं है। बड़े बड़े विज्ञवरों तथा कवियत्रों के जीवन बात ही के समझने में 2 बार मैंने समझने ऐसे भी लिख दिया है, ट्रिकली थोड़ा सा में व्यतीत हो जाते हैं।
सहृदयगण की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सत कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें, जिनके जी को और का और न कर दे, उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती तो भी पूचकार के तू तू, पूसी पूसी इत्यादि बातें कह दो तो भावार्थ समझ के यथा सामर्थ्य स्नेह प्रदर्शन करते हैं। फिर वह मनुष्य कैसा जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात असर न हो। तो हमारा गद्यांश रहा। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हर एक गद्यांश में सबसे पहले क्वेश्चन आता है उपर्युक्त गद्यांश की संदर्भ लिखिए, जो कि मैंने बता दी चुका है। तो इसमें मेरा दूसरा क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मैंने ऑलरेडी इसका लिख चुका है। तो देखते हैं, जिन व्यक्तियों को बालकों की तोतली बोली, सुंदर नारियों की मधुर व प्यारी बातें, श्रेष्ठ कवियों की मनोहारी बातें तथा प्रभावशाली वक्ताओं की बातें प्रभावित नहीं करती, उन्हें पशु नहीं पत्थर कहना चाहिए। राइट। क्योंकि पुचकारने पर तो पशु भी स्नेह प्रदर्शन करने लगता है। पशु भी प्रेम की भाषा समझते हैं, फिर मनुष्य इतना हृदयहीन कैसे हो सकता है, जिसके मन पर दूसरे की बात का प्रभाव न पड़े। तो हमारा है गद्यांश। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैसे लोग दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमा सकते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं, तो जो लोग अपनी बात को श्रोता को इस प्रकार समझाएं कि उसका हृदय ही परिवर्तित कर दे। ऐसे ही लोग दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, किसका जीवन दूसरों की बात समझने और समझाने में व्यतीत हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, किसका जीवन दूसरों की बात समझने में व्यतीत हो जाता है। तो इसका आंसर देखते हैं, आंसर क्या है,
बड़े 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 ज्ञाताओं ज्ञाताओं तथा महान कविश्वरों का समझ पर कविश्वरों का जीवन दूसरों के हृदय की बात समझने व समझाने में चला जाता है। वे लोग बात के तत्व को समझने में ही अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, किन लोगों को पशु अथवा पाषाणखंड के समान कहा गया है? इसका आंसर देखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन पर अच्छी या बुरी किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे वह सुंदरियों की मीठी बातें हों, कवियों की रसीली बातें, बच्चों की तोतली बातें या बड़े वक्ताओं की ज्ञानयुक्त बातें हों। किसी भी बात से वे प्रभावित नहीं होते। ऐसे ही व्यक्ति हृदयहीन पशु या पाषाणखंड के समान होते हैं, अर्थात वे पत्थर के समान होते हैं, केवल शरीर से ही वे मनुष्य होते हैं, हृदय से नहीं। राइट, वे मनुष्य होते हैं, हृदय से नहीं, शरीर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बेजुबान होने पर भी पशुओं की क्या विशेषता है? तो उत्तर इसका होगा, बेजुबान होने पर भी पशुओं की यह विशेषता है कि वह मानव के व्यवहार को भली भांति समझते हैं। नाम लेकर बुलाने पर या पुचकारने पर वह भी अपने तरीके से स्नेह प्रदर्शित करने लगते हैं। राइट, अगला नेक्स्ट गद्यांश लास्ट 5वां देखते हैं। लास्ट है हमारा 5 नंबर गद्यांश, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राइट, तो देखते हैं। हमारे परम पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष करते थे कि तन तीय तनय धाम धन धरनी सत्य संघ कह तृण संवरणी अथच प्राणन ते सुत अधिक हैं, सुत ते अधिक परान ते दूनो दशरथ तजे वचन न दिन्यो जान इत्यादि उनकी अक्षर संबंधता कीर्ति सदा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों से लिखी रहेगी। राइट, पर आजकल के बहुतेरे भारत कुपुत्रों ने यह ढंग पकड़ रखा है
मर्द की जबान, मर्द की जबान, बात का उदय स्थान, राइट। और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है, आज जो बात है कल ही स्वार्थांधता के वश हुजूरों की मर्जी के मुवाफिक दूसरी बातें हो जाने में तरीक भी विलंब की संभावना नहीं होगी है। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति नीति विरुद्ध नहीं है, पर कब कब जात्युपकार दस्योद्धार प्रेम प्रचार आदि के समय न कि पापी पेट के लिए। तो हमारे गद्यांश है, इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन हमारा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखते हैं इसका व्याख्या। जो रेखांकित ये जो है रेखांकित जो अंडरलाइन की गई है इसकी हमको व्याख्या करनी है। तो देखते हैं। मिश्र जी कहते हैं, मिश्र जी पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं कि हमारे पूर्वज सदा अपने वचनों का पालन करने के लिए कुछ भी कर सकते थे, अर्थात वचन का पालन करने के लिए स्त्री पुरुष धन भूमि आदि सभी वस्तुओं को तिनके के समान त्याग देते थे। वचन के महत्व को दर्शाते हुए मिश्र जी कहते हैं कि पुत्र प्राणों से अधिक प्यारा होता है और प्राण पुत्र से भी अधिक प्रिय होते हैं। प्राण पुत्र से भी अधिक प्रिय होते हैं, परंतु राजा दशरथ ने वचन का पालन करने के लिए पुत्र प्राण दोनों का त्याग कर दिया था। उन्होंने अपने वचनों की रक्षा के लिए अपने पुत्र राम को वनवास भेजा था, राइट। और उसके वियोग में प्राण भी त्याग दिए थे। हमारे पूर्वजों ने अपने वचनों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इसी कारण उसका यश चारों तरफ फैला हुआ है। उनकी कीर्ति सदा संसार पट्टिका पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगी। ये हमारे यहाँ व्याख्या है, अंडरलाइन जो की गई थी गद्यांश में, उनकी ये व्याख्या है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हमारे पूर्वजों ने बात का महत्व रखने के लिए किन बातों को तिनके के समान बताया है, राइट। तो इसका आंसर होगा, हमारे पूर्वजों ने बात के महत्व को बहुत ऊंचा स्थान दिया है, राइट। वे कहते थे कि अपनी बात को पूरा करने के लिए यदि उन्हें अपना शरीर, स्त्री, धन, धाम और पृथ्वी इन सब को भी त्यागना पड़े तो वे उसमें भी संकोच नहीं करते। इन सबको तिनके के समान तुच्छ समझकर त्याग देते थे। यह हमारा पूर्वजों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, मर्द की जबान व गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। पंक्ति से लेखक का क्या अभिप्राय है। इसका आंसर होगा, प्रस्तुत पंक्ति से लेखक का आशय है कि वर्तमान समय में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मर्द की जबान
की तुलना गाड़ी के पहिए से करते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार गाड़ी का पहिया चलने से ही उसकी सार्थकता है, इसी प्रकार यदि समय और परिस्थितियों के अनुसार मर्द की जुबान भी बदलती रह रहे तो कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। राइट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर देखते हैं। तो हमारा चौथा नंबर क्या है? बात के अंश का कुछ रूप ढंग किस अवस्था में परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर देखते हैं चौथा नंबर का, जाति के हित के लिए देश के उद्धार के लिए देश के कल्याण व प्रेम प्रसार के लिए बात के अंश का कुछ रूप रंग बदल लेना नीति विरुद्ध नहीं होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? किसका नाम व कीर्ति स्वर्णाक्षरों में संसार पट्टिका पर अंकित है। राइट। इसका आंसर हमारे पूर्वज जिनका यह कथन था कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। इस उक्ति के अनुसार राजा दशरथ जैसे पूर्वजों का नाम सदा अक्षरों में संसार पट्टिका पर अंकित है। राइट। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, 5 नंबर। अगर वीडियो यहाँ पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर हमारे पहली बार ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस के लिए, क्योंकि मैं ऐसे ही हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आप तक जरूर पहुँचेगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन इसमें जो मोस्ट फाइव गद्यांश
मोस्ट 5 गद्यांश बताया हूँ। अगर इस गद्यांश को आप अच्छे से रेडी कर लेते हैं तो